आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में। इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कार्बन के पास इतना लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसके पीछे का रीजन है चार। पहला है टेट्रावैलेंसी, दूसरा कैटेनेशन, तीसरा है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड फोर्थ वन इज साइज। तो टेट्रावैलेंसी जो है वो क्या होता है, तो कार्बन के पास जनरली हम लोग जानते हैं कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है चार, और उस चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका वैलेंसी भी हो जाता है चार। अब ये चार इलेक्ट्रॉन का यूज करके वो फोर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और वो फोर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो अलग अलग एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। इस वजह से इसका कंपाउंड बनाने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाता है। जैसे कार्बन है, इसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये क्या करता है ना कि चारों बॉन्ड जो है वो या तो कार्बन से बना है या कोई दूसरे एलिमेंट से बना है, तो उस वजह से इसके पास जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने का टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा। दूसरा हम लोगों का आता है कैटेनेशन। कैटेनेशन होता क्या है? कैटेनेशन को एक सिंपल वर्ड में याद रखिए, सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब है कि कोई भी नहीं, सिर्फ कार्बन के पास प्रॉपर्टी होता है सेल्फ लिंकिंग की। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन एटम के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ, तीसरा चौथा के साथ, इस तरह से वो खुद से ही जुड़ के एक बहुत बड़ा चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे कि देख लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, कहीं से भी आप जोड़ दीजिए कार्बन, तो ये खुद से जुड़ने का जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन, जिस वजह से इसके पास ना लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। थर्ड वन है आपका मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको आप ऐसे याद रखिए कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड के साथ भी फॉर्मेशन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी ये कंबाइन होगा। मीन्स ये क्या होता है ना कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी रखेगा, डबल बॉन्ड भी रख सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी रख सकता है। ये तीनों ही इसके पास कैपेसिटी होता है, जिस वजह से कार्बन के पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। अब फोर्थ वन एंड लास्ट वन है कि स्मॉल साइज। कार्बन जो है वो छोटा साइज का होता है, और जब ये दूसरे एलिमेंट को आपस में जोड़ता है खुद से, तो साइज छोटा होने की वजह से वो सारे जो बॉन्ड होते हैं ना उसकी मजबूती बढ़ जाती है। अब उसका स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाएगा तो मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी वजह से इसके पास और भी ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने का प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इसका स्मॉलर साइज के कारण का वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो बस ये बात याद रख लीजिए कि चार प्रॉपर्टी है, चार नेचर है, जिस वजह से कार्बन के पास इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के बारे में जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जैसा कि पहले हम लोग जानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। बाद में ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब लैब में भी बनाया जाता है। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बना था वो है हम लोगों का यूरिया। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा क्या है जिस वजह से हम लोग इसे इनऑर्गेनिक से दूर रखते हैं। तो इनऑर्गेनिक से दूर रखने के पीछे का रीजन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, जिस वजह से इस कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को कहा गया हाइड्रोकार्बन। तो अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में? तो नहीं, इसमें हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स होता क्या है, तो समझ लीजिए, जब हाइड्रोकार्बन अपना एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन को रिलीज करके उसके जगह किसी और एलिमेंट को जोड़ लेता है, तो उस समय जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अल्टीमेटली ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन से मिलके बना होता है। तो अब हम लोग अब आते हैं अपने बेसिक टॉपिक पे, जो कि है हम लोगों का हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को क्या बताया गया, तो हाइड्रोकार्बन सिंपल सी बात है, इट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आती है बात कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, और होता क्या है इसमें, तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ होता है हाइड्रोजन एंड प्लस कार्बन। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में अगर जाने हम लोग, तो टाइप्स क्या क्या होता है, तो
हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन में ये जो कार्बन है वो अलग अलग दूसरे कार्बन के साथ एक डिफरेंट अरेंजमेंट में जुड़ता है। वो जब जुड़ते हैं ना कार्बन दूसरे कार्बन से, एक कार्बन ये कार्बन दूसरे कार्बन, तो उसमें एक पैटर्न बनता है। उसी पैटर्न के बेसिस पे हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया गया है। तो पहला है हम लोगों का टाइप्स में, तो हाइड्रोकार्बन का पहला टाइप्स में हम लोग जानेंगे। तो पहला है ओपन चेन, और दूसरा हम लोग समझ लेते हैं क्लोज्ड चेन। तो ओपन चेन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एलिफैटिक, और क्लोज्ड चेन को हम लोग जानते हैं साइक्लिक से। तो मेन जो हम लोगों का टारगेट है वो है ओपन चेन यानी कि एलिफैटिक पे। तो इसको और फर्दर डिवाइड किया गया जिसमें कि पहला पार्ट हो जाता है सैचुरेटेड, दूसरा पार्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड। अब बात आ गई कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब सैचुरेटेड के बारे में आप लोगों को पता है कि जो सॉल्यूशन, ये जो मिक्सचर हम लोग बनाते हैं, जो सॉल्यूशन बनता है हम लोगों का, उसमें सैचुरेशन भी होता है। तो सैचुरेशन कब कहते हैं? मान लीजिए कि वाटर में आप शुगर मिलाए जा रहे हैं, शुगर मिलाए जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब उसमें थोड़ा सा भी चीनी शुगर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो उस लेवल को यानी कि उस टाइम पे जो सॉल्यूशन का स्टेट है उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड। वैसे ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि अगर कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के कहीं जुड़ चुके हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के अगर कहीं जुड़ गए हैं, तो इस केस में इसे कहा गया है सैचुरेटेड। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं, तो ये है कार्बन, इसका ये इधर जुड़ गया दूसरे कार्बन से, फिर यहाँ जुड़ गया ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से। ये भी कार्बन अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से ये पता चला कि सैचुरेटेड के केस में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान देना, सैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग ये कहेंगे कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है। उसी तरह अनसैचुरेटेड में आप ये कह सकते हैं कि इसमें दो ग्रुप आ गया। ठीक है, इसमें एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको स्पेशल एक नाम दे देते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले को कहा गया एल्केन, डबल बॉन्ड वाले को कहा गया एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहा गया एल्काइन। ठीक है, अब एल्कीन या एल्काइन में क्या बात होता है? जैसे यहाँ पर अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी सब सेटिस्फाइड है, तो अब ये ना एक बॉन्ड को तोड़ के एक्स्ट्रा हाइड्रोजन या कोई अदर एलिमेंट को जोड़ सकता है। इट मीन इसके पास कैपेसिटी है कि ये एक्स्ट्रा एलिमेंट को जोड़ सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट सकता है। तो इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। और यही कहानी जो है एल्केन या सैचुरेटेड के केस में नहीं होता, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो उस वजह से वो और एक्स्ट्रा एलिमेंट को जोड़ नहीं पाएगा। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले ही एक्स्ट्रा एलिमेंट को जोड़ पाते हैं, इस वजह से हम लोग इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। ओके, अब एल्केन के बारे में जान लेते हैं। एल्केन को कहा गया है पैराफिन्स, एल्कीन को कहा गया है ओलिफिन्स। ठीक है, इसे तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इसे हम लोग एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो एल्केन, पैराफिन्स, एल्कीन, ओलिफिन्स और एल्काइन, एसिटिलीन। एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। वैसे ही एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, और वही एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में, जिसमें ओपन चेन है, क्लोज्ड चेन है।
तो ओपन चेन में आप सिंपली समझिए कि ये एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। सैचुरेटेड में आएगा एल्केन और अनसैचुरेटेड में आएगा एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वैसे हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहेंगे। जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहेंगे एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन एंड कार्बन के बीच तो उसे कहा जाता है एल्काइन। ओके, एल्केन का दूसरा नाम क्या था? पैराफिन। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, सिंस इसके पास जो है सारे वैलेंस बॉन्ड जो है, जो इसके बॉन्ड हैं चारों के चारों, वो सिंगल सिंगल बॉन्ड में है, अब एक्स्ट्रा जुड़ नहीं सकता इसमें, तो इस वजह से ये कहलाता है पैराफिन्स यानी लेस रिएक्टिव। वैसे ही एल्कीन का जो है वो ओलिफिन्स है, इसका यूज जो है वो ऑयल के फॉर्मेशन में होता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं ओलिफिन्स। एल्काइन जो है वो जनरली एसिटिलीन के नाम से जानते हैं, और एसिटिलीन सिंपली नेम है आपका C2H2 का, इसे ही इस ग्रुप को कहा गया है एसिटिलीन। ओके, अब ये ओपन चेन के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग क्लोज्ड चेन के बारे में समझ लेते हैं। क्लोज्ड चेन में जो पहला है वो है एलिसाइक्लिक और दूसरा जो है वो है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक है तो साइक्लिक, क्लोज्ड चेन का मतलब ये होता है कि कार्बन जब दूसरे कार्बन से जुड़ के एक साइकिल बना ले, एक क्लोज्ड चेन बना ले, तब उसे क्लोज्ड चेन कहते हैं। लेकिन इसी के अगर हम लोग दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो एलिसाइक्लिक इट मीन्स वैसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें एलिफैटिक का गुण प्रॉपर्टी मौजूद हो। तो है तो ये साइक्लिक क्लोज्ड चेन है, लेकिन उसका कुछ प्रॉपर्टी आपका एलिफैटिक से मिलता जुलता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक के बारे में ध्यान दीजिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग का महत्व है। बेंजीन रिंग मतलब इसमें 6 कार्बन होंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन है, जहां जहां इस तरह का फॉर्मेशन प्रेजेंट होगा वहां वहां कहेंगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन जैसे कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं उसे कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। जनरली एरोमेटिक का जो दूसरा नाम है वो है एरोमा। इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू, सुगंध। ठीक है, आप बहुत जगह जहाँ खुशबू वाली बात होती है तो वहाँ पे आप समझिए कि उसमें एरोमेटिक कंपाउंड पाया जाता है। तो ये हम लोगों का हो जाता है हाइड्रोकार्बन का टाइप्स। अब हम लोग इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया जा रहा था तो उसमें क्या हुआ ना कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ग्रुप में रखा गया और तीसरे को तीसरे ग्रुप में रखा गया। तो बोला कि आखिर तीनों ग्रुप में क्या डिफरेंस है? तो बोला कि इसमें जो जो एलिमेंट हैं, जो जो कंपाउंड हैं, उनका सारा जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है उसका, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सिमिलर है। तो इस ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उनका केमिकल फॉर्मूला और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज वो सिमिलर है, उसके हिसाब से इसमें भी। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए, बहुत सारे सीरीज बनाए गए, और उनमें उन कंपाउंड्स को रखा गया जिनका की केमिकल प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला सेम रहता है। तो इस तरह के जितने भी ग्रुप्स बनाए गए उन सबको कहा गया होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज से हमें क्या पता चलता है कि अगर आप कोई एक होमोलोगस सीरीज लेते हैं तो उसका आप केमिकल फॉर्मूला बोलिएगा सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहिएगा सिमिलर है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग समझेंगे वो है कि होमोलोगस सीरीज की जरूरत ही क्यों पड़ी, होमोलोगस सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो उस टॉपिक को कहा गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो उसमें पहला है कि अगर कोई भी होमोलोगस सीरीज ले लीजिए, उसका दो मेंबर लेते हैं, पहला मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है, तो उसके दोनों के बीच में जो केमिकल फॉर्मूला का डिफरेंस होगा वो होगा CH2। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो मेंबर लिए हैं तो दोनों मेंबर के बीच में जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होगा वो होगा 14 AMU, ठीक है। तीसरा हम लोग लेते हैं कि इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, जनरल फॉर्मूला सेम होता है।
फोर्थ ले लिया गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। ठीक है, तो इस तरह के और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग होमोलोगस सीरीज में पढ़ेंगे। तो आप मेन जानिए कि ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में CH2 का डिफरेंस क्या मतलब है, इसका क्या इसे क्या हम लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूं जस्ट लाइक एल्केन, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब है कि अगर मैं n के जगह 1 रखूं तो ये बन जाता है C1, और यहाँ पे रखता हूँ तो CH4। अगर मैं n के जगह 2 रखता हूँ तो ये बन जाता है C2 और ये बन जाएगा H6। अगर मैं n के जगह 3 रखता हूँ तो ये बन जाता है C3 और ये बन गया H8। तो इस तरह से हमें एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स मिलेगा जो कि सेम फॉर्मूला पे बैठता है। तो इससे हम लोग को पता चला कि वो उस ग्रुप को या उस सीरीज को हम लोग कहेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब बात आती है जो हमने पहला बोला था कि फर्स्ट और सेकंड या थर्ड कोई भी दो लगातार मेंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है। तो अगर इस दोनों में आप माइनस करते हैं तो 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, तो 1 कार्बन बचा। 6 कार्बन में से 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गया तो 2 हाइड्रोजन बचा। तो क्या पता चलता है कि दो लगातार मेंबर के बीच में जो फॉर्मूला का डिफरेंस है वो है CH2। वैसे इसके तरह ये दोनों के बीच में भी देखते हैं तो ये भी आता है हम लोगों का CH2। अब इसी CH2 का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाले तो वो कितना होता है, तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का हो गया 2। तो 12 + 2 14। इट मीन्स इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर मास में जो डिफरेंस होगा वो होगा 14 AMU का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टीज। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे।